सेंटेंस, जैसा कि आप सब जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड को कहा जाता है, लेकिन हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर भाई, वो सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मीनिंग निकलेगा। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं है। मीनिंग नहीं निकलेगा तो सेंटेंस नहीं है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए बेटा, अगर आपको देख लीजिए, एक सेंटेंस होने के लिए आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले ये ध्यान रखिएगा। पहला, उसमें सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। इसको नोट करते रहिएगा, हेल्पिंग वर्ब, ताकि मैं जब समझाऊं तो सिर्फ समझाऊं। लिखते समय लिखिए और समझाते समय समझिए। और थर्ड जो है, पहले यहां पे गैप मैंने दिया है ना, ये गैप कीजिएगा आप भी, ताकि मैं जब डिफिनेशन लिखूं तो अरे 1 या 2 लाइन, हाँ 2 लाइन्स, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, रऊफ ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट, हर एक सेंटेंस जो यहां पर हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस, बट it has, it makes a sense। इट मेक्स अ सेंस, मतलब कहने का है कि सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं, अगर वो क्या बनाते हैं, कोई मतलब निकलता है या कोई मतलब निकल के आता है। अगर मैं कहूं ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो यहां पर क्या ये सेंटेंस है? ही इज अ बॉय, क्या ये सेंटेंस है? इज इट सेंटेंस और नॉट? ध्यान से पढ़िए और बताइए। ही इज अ बॉय, आपने क्यों कहा कि सेंटेंस नहीं है? कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है। क्या मतलब होगा? वह एक लड़का है। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो शायद आप कहें कि सर इसका कोई मतलब नहीं है। ही अ बॉय इज, अब यहां देखिए, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। अब इसी को सेंटेंस को हम अगर ऐसे लिख देते हैं, ही बॉय गोइंग इज, तो भी क्या होगा? सेंटेंस नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि बेटा हर एक वर्ड का ग्रुप जो है ना वो सेंटेंस नहीं होता अगर उसका मतलब नहीं निकलता है। पहली चीज क्लियर हुई। अब हम आते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट, आप सबको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस होने के लिए उसमें कुछ चीजें क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो है अपने आप में एक वैल्यू रखती है अगर उसमें क्या है, ये कैरी करता है। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आपको स्पंज बनाना है यानी रसगुल्ला बनाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? शुगर है, मिल्क है, ठीक है, और क्या है? हाँ, और मतलब ये सब चीजें नेसेसिटीज है। अगर मैं कहूं दूध ना रहे तो बन जाएगा? मैं कहूं कि भैया अगर शुगर ना रहे तो नहीं बने। कुछ नेसेसिटी चीजें हैं जिसके ना होने से उसका वजूद खत्म हो जाता है।
जिसके ना होने से उसका वजूद खत्म हो जाता है। उसी तरह सेंटेंस बनने के लिए ये चीजों का होना क्या है, नेसेसरी है और इनिशियल है। इसकी इनिशियल स्टेज है सब्जेक्ट, और आप सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यह बात ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कैसे ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, कैसे ढूंढेंगे, हु, किससे ढूंढेंगे, हु से, कौन, हु से ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ही इज अ बॉय, लड़का कौन है, वह है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेटा जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं पता चल पाए कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अभी तो ये छोटे सेंटेंसेज है, आगे चलकर आपके ये सेंटेंसेज क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और जब बड़े हो जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सब्जेक्ट को ढूंढा कैसे जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उसमें ये सब चीजें कंसीडर की जाती है। तो इसलिए हु से कैसे ढूंढेंगे, हु से ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, हु से। अब देखिए उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब आए अच्छा है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप सबको पता है वर्ब, मैंने बताया था वर्ब एक मेन वर्ब होता है और दूसरा सपोर्टिंग या लिंकेज वर्ब। सपोर्टिंग या लिंकेज वर्ब, मेन वर्ब किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट आता है, मतलब डायरेक्ट उसको, जैसे हाँ, जैसे यहां पर ही गो, वह, ही गोज, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। तो ये गो जो आया है डायरेक्ट आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ही इज अ बॉय, तो यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब किसे कहते हैं, कोई भी काम आप करते हैं वो सारा काम क्या है, वर्ब है। यानी पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। जैसे मान लीजिए रन, रन क्या हो जाएगा, वर्ब। राइट क्या हो जाएगा, वर्ब। स्लीप क्या हो जाएगा, वर्ब। ये ऐसे करके सारे इनको क्या कहा जाएगा, वर्ब कहा जाएगा। तो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब नहीं होता है, और एक होता है मेन वर्ब जो डायरेक्ट आता है, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। कभी कभी दोनों साथ में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और मेन वर्ब भी आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा और मेन वर्ब आएगा तो यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मेन वर्ब आता है। जैसे मान लीजिए वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, और जाना क्या हुआ, वर्ब, और है तो है इज। अब देखिए ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। अब यहां पर आ गया क्या, हेल्पिंग वर्ब। स्मोक इज देयर ना, थिंक सो, ओके। यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब कौन है, ये मेन वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट। बात समझ आ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अलग है और मेन वर्ब क्या है, अलग है, बोथ आर डिफरेंट। अब इसी में आता है दो और, वर्ब में ही मैंने बताया है आपको कि दो और आते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। रऊफ तुम नहीं थी क्या कल, अच्छा। तो ये देखिए दो तरह के और वर्ब होते हैं, पहला होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। हाँ, जैसे मेन वर्ब तो हो गया, एक यहां देखिए वर्ब को अगर लिया जाए तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो गया। अब इसी में आता है जो मेन वर्ब है ना, इसमें दो तरह के आते हैं। ये मेन वर्ब जो है इसमें दो हैं, कौन कौन है, एक है फाइनाइट और एक है नॉन फाइनाइट।
एक क्या है फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। तो अब पहले वाले को क्या कहेंगे, जो सब्जेक्ट से क्या हो इफेक्टेड हो, जो आप लिख सकते हैं जिसका प्रभाव चाहे रुकिए एक मिनट, इसको ऐसे लिखिए, जो हाँ जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो, जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब फाइनाइट यानी वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है जो क्या होता है सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, उसे हम बोलेंगे क्या फाइनाइट वर्ब। यानी कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पर यहीं पे दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब देखिए ये भी क्या है वर्ब है और ये भी क्या है वर्ब है, दोनों मेन वर्ब हैं, दोनों मेन वर्ब हैं, लेकिन एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो अभी मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट से क्या हो प्रभावित हो वो क्या है इनफाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है इनफाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट, हाँ फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट ही तो लिखो, फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, जो प्रभावित किससे हो सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट आप सबको पता है, सब्जेक्ट जो करता होता है आई, तो आई से प्रभावित कौन हुआ है वांट, क्या वांट टू गो। कैसे सर, अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है, वांट का फॉर्म है फर्स्ट, मेन वर्ब फर्स्ट है। अब इसी को मैं लिखूंगा रऊफ ही वॉन्ट्स टू गो। अब ही के साथ कौन सा फॉर्म आता है फिफ्थ, फाइव, तो फाइव मैंने लिख दिया। तो ये इन दोनों वर्ब में इस सब्जेक्ट से कौन प्रभावित हो रहा है वॉन्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। और कौन नहीं प्रभावित हो रहा है गो, तो ये इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। आप समझ में आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे जो सब्जेक्ट हाँ सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट ये होगा कि सर वांट लगाएं यानी वांट फाइनाइट है और गो जो है इनफाइनाइट है। नहीं बेटा, कभी कभी गो भी क्या बन जाएगा फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन आप सेंटेंस में देखना है कि प्रभाव किस पे डल रहा है किस पे डल नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ये चीज देखना है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे एक एग्जांपल और दूं, क्लियर हो गया है, एक और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं, ये नोट हो गया ना, नोट करिए फटाक से। देखिए मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, टाइम दूंगा आप लोग को नोट करने का 1 मिनट। पहले ये एग्जांपल देखिए, रऊफ इधर देखो एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यहां देखिए एग्जांपल, यहां पर ध्यान की जरूरत है क्या, देखिए जैसे यहां लिखा है, जैसे अब यहीं पर मैं लिखूंगा ही गोज टू प्ले, ही गोज टू प्ले। तो अब ये बताइए श्रेया आप कि इसमें फाइनाइट कौन है और नॉन फाइनाइट क्या है। भैया यहां पर तो देखा कि गो क्या हो गया नॉन फाइनाइट, तो यहां पर क्या होगा आप दिमाग लगाइए, मेरे को लॉजिक बताइए। गो फाइनाइट है और प्ले इनफाइनाइट, आप बताइए रहो। गो तो फाइनाइट हो गया, हाँ वो सब्जेक्ट के साथ है। हाँ सब्जेक्ट से साथ नहीं, सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है। हाँ, और प्ले जो है सब्जेक्ट का कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है। हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ही की जगह आई लगा दूं तो क्या बनेगा गो, यानी प्रभाव किस पे छोड़ रहा है ये सब्जेक्ट का
प्रभाव किस पे छोड़ रहा है? गो पर। तो ये हो जाएगा क्या? फाइनाइट। और इसका कोई असर नहीं हो रहा है, यहां पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नॉन फाइनाइट है। मतलब सीधा सीधा बात अगर कहा जाए तो जो सब्जेक्ट का असर झेले या सब्जेक्ट अपना असर उस पर छोड़े वो हो गया फाइनाइट, आज इस पे नहीं असर छोड़े वो हो गया नॉन फाइनाइट। ये ऐसे दिमाग रखिएगा। मतलब असर छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट उसके लिए उसका गार्जियन है, यानी वो अपना प्रभाव छोड़ रहा है, यानी आपके पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं क्रिया का कोई भी रूप लगे, आपको दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, इधर देखिए, आपको दिमाग लगाना है। मैं पढ़ने गया था, जैसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं कभी, तो जैसे ऐसे मान लीजिए आई वेंट टू स्टडी, वेंट टू स्टडी। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बनाए, ही वेंट टू स्टडी। अब यहां देखिए, वह पढ़ने गया था और मैं पढ़ने गया था, यहां ध्यान दीजिए वाली। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ही भी वेंट लगा है और आई के साथ भी क्या लगा है? वेंट लगा है। तो प्रभाव कहां, कैसे पता चलेगा? प्रभाव कैसे पता चलेगा? आपको और भी सेंटेंस जब आप बनाए होंगे तो ये आई जो आया है, ये वेंट जो आया है, ये चेंज टेंस के हिसाब से हुआ है। लेकिन अगर टेंस चेंज नहीं होता तो प्रभाव किस पे छोड़ता? वांट पे ही छोड़ता ना, ये गो पे ही छोड़ता ना। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ये पहला हो गया और ये दूसरा होगा वेंट। तो ये हर किसी के लिए सेम ही लगता है सेकंड फॉर्म। तो अगर यहां पर ये अगर टेंस पास्ट टेंस नहीं होता, तो अगर मैं कहता कि वो पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है, तो क्या बन जाता? वह पढ़ने जाता है तो क्या बनाता मैं? ही गोज। तो प्रभाव किस पे डाला? गो पे। किस पे डाला? गो पे। इसलिए यहां पे फिफ्थ फॉर्म लगा है, तो प्रभाव इस पे डाल रहा है। तो आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो हो गया फाइनाइट। आज इस पे नहीं पड़ेगा, वो क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। क्लियर है यहां तक? हाँ, नो डाउट। यहां देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है ना कि टॉपिक पे टॉपिक जब निकल जाता है तो उसमें मुझे एक एक साथ ही पढ़ा देना होता है। ध्यान दीजिएगा। अब वर्ब की बात आ गई है तो वर्ब को समझाना जरूरी है, इसीलिए पढ़ाई में मजा आता है। जानते हो क्यों? क्योंकि साथ साथ सब निपट जाता है तो मजा आता है, और अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगी तो मजा नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए। हाँ, लेकिन कई जगह बहुत सारे ऐसे जो वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर जाते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर सब्जेक्ट पे कोई डाउट नहीं है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हम लोग समझ रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बता दिया, और मेन वर्ब को हम लोग समझ रहे थे। किसको समझ रहे थे? मेन वर्ब। यही मेन है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ये ध्यान रखना है। तब जैसे एक है आपका पूर्ण रूप से प्रभावित होने वाला, और जिसपे पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि ये मेरे से फाइनाइट है, यानी मेरे से प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब हुआ इफेक्ट पड़ना उस पे। और एक व्यक्ति, जैसे आप, मैं बोलूं पानी है, पानी से आप नहा लीजिए, ठीक है? तो जब पानी से आप नहा लेते हैं तो पानी आप पर प्रभाव छोड़ता है। कब छोड़ेगा? जब ठंडा पानी रहेगा तो आप ठंडे हो जाएंगे, और गर्म रहेगा तो आप गर्म हो जाएंगे। तो प्रभावित हो रहे हैं आप पानी से। तो यहां पर यही सिस्टम है, ठीक है? तो उसको नाम दिया गया है फाइनाइट और
नॉन फाइनाइट वर्ब के केस में। हिंदी में इसको सकर्मक और कर्मक नहीं, जैसे हिंदी में हम जाने की जरूरत ही नहीं है, उतना हिंदी में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि अगर मैं फाइनाइट बोल रहा हूं किसी चीज को, अगर ये मार्कर को मैं बोल रहा हूं ये फाइनाइट है, तो कोई किसी चीज से ये प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर जब मैं किसी चीज से कहूं कि ये नॉन फाइनाइट है, तो मुझे ये पता चल गया कि इस पे किसी का असर नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा होता है तो आप उससे बोलते हैं ये नॉन फाइनाइट है यार, या कोई ऐसी चीज जहां पर हम बोल सकते जैसे मेटल है, जैसे मान लीजिए आपका मेटल का सीढ़ी है, स्टेयर, वो बारिश पानी, ठंडा बारिश, गर्म पानी, कुछ भी हो रहा है वो स्टेबल है, यानी नॉन फाइनाइट है, मतलब उस पर कोई असर किसी चीज का नहीं पड़ रहा है। जब असर पड़ेगा तो वो फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि हर वो चीज जो प्रभावित होती है वो फाइनाइट है, और जो प्रभावित नहीं होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे एडजेक्टिव, जैसे गुड, तो कभी ऐसे होता है क्या? गुड्स नहीं ना होता है, या गुडिंग होता है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये सब प्रभावित नहीं होते, ये सब प्रभावित, प्रोनाउन प्रभावित होता है क्या? अगर आपसे कोई कहे भैया प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, तो आप क्या बोलेंगे? फाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट। भाई प्रोनाउन जो लिखा है, जैसे उनकी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए लिखा है माई, तो ये किसी से प्रभावित होता है? ये अपना रूप ही नहीं बदलता है। जो रूप बदल दे यानी प्रभावित हो जाए वो है फाइनाइट, और जो रूप ही नहीं बदले वो क्या है? नॉन फाइनाइट। तो हर वो चीज, सिंपल से जानिए, हर वो चीज फाइनाइट हो सकती है जो अपना प्रभाव, जो जिसका दूसरे का प्रभाव उस पर आ जाए, और नॉन फाइनाइट वो होता है जिसपे कोई प्रभाव किसी चीज का ना पड़े। जैसे नाउन, अब नाउन से आपसे पूछा जाए कि नाउन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि नॉन फाइनाइट इसलिए है क्योंकि वो प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं एक बच्चा, तो क्या हो जाएगा? अ चाइल्ड। अब मैं कहूं बहुत बच्चा, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। तो प्रभावित हो गया ना, तो जो प्रभावित हो गया वो क्या बन गया? फाइनाइट। और जो नहीं प्रभावित हुआ वो हर चीज में आप लगा सकते हैं। यहां तो मैं वर्ब को बता रहा हूं, लेकिन आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए हम लोग रूम में हैं, तो अब जो बाहर हवा चल रही है, रूम एकदम सील है, पैक है, तो क्या उस हवा का हम लोग पे प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग हो जाएंगे क्या? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब वही प्रभाव पड़ जाता तो फाइनाइट। हर जगह आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हर जगह। जैसे मान लीजिए लाइट हम लोगों ने जला दिया, बहुत सारा लाइट जल गया, अब बाहर अंधेरा है, क्या है? तो उस अंधेरे का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे फिर? नॉन फाइनाइट। अब प्रभाव छोड़ देगा तो अब प्रभाव कौन छोड़ रहा है? लाइट हम पर प्रभाव छोड़ रहा है, तो लाइट के केस में हम क्या हो जाएंगे? फाइनाइट, यानी प्रभावित हो रहे हैं ना हम। भाई अगर हम अंधेरे में चले जाएं तो अंधेरा हो जाएंगे, और लाइट में आ रहे हैं तो उजाला हो जा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहे हैं? सिचुएशन के हिसाब से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसी तरह इसमें भी है कि कोई अगर वर्ड कभी फाइनाइट है तो कभी नॉन फाइनाइट भी बन जाएगा। जैसे अभी मैंने गो के केस में बताया ना आपको कि भाई अगर यहां लिखा हुआ था ही गोज टू स्टडी, लिखा है ना, और यही चीज अगर लिखा रहे आई वॉन्ट टू गो, तो अभी तो ये क्या था? फाइनाइट था, अभी क्या बन गया? नॉन फाइनाइट। यहां वांट क्या हो गया? फाइनाइट। तो ये ध्यान नहीं रखना, ऐसे नहीं याद करना है कि हाई ये जो वर्ड है वो सब फाइनाइट हो जाएगा, ये वर्ड जो है नॉन फाइनाइट। अब सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए, अब इतना समझा दिया ना बवंडर। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जो चीज ध्यान रखिए, जिस भी वर्ब के आगे टू लगा होगा, वो नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट है। लिख लीजिए, नोट लिखिए। तो जिस
लिखिए नोट। जिसकी वर्ब हाँ, ऐसे लिख लीजिए, जिस वर्ब के आगे टू लगा हो वह नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट। मुझे लग रहा है कि अब डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बता देंगे लोग। अब ये अपने सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं आप। किसी भी चीज को अगर वो प्रभावित हो रहा है तो फाइनाइट हो गया, और नहीं प्रभावित हो रहा है तो नॉन फाइनाइट। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउन, फिर से पूछ रहा हूं, नाउन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट है। अब आप प्रोनाउन नॉन नॉन फाइनाइट। अब बुद्धि खुल रहा है। यस सर एडजेक्टिव नॉन फाइनाइट। दिमाग अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, इसी को बोला जाता है आपकी लर्निंग। जब आपको लॉजिकल फैक्ट समझ में आ जाते हैं तो फिर आप चीजों को बना पाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लॉजिक नहीं दे सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई थ्योरी दीजिए या कुछ भी लिखिए डेफिनेशन, तो एग्जाम्पल एक जरूर दीजिए। एग्जाम्पल देने का मतलब है कि ये आप एश्योर करते हैं कि मुझे समझ में आ गया है, मैंने ये चीज सोचा है, ये चीज समझा है, और तब मैंने क्या दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है? अगर मैं कहूं टू वॉक, तो श्रेया बताएगी ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट? To work. हाँ, Non-finite. वॉक Non-finite. नॉन फाइनाइट। टू स्लीप, अभी मैंने आपको लिखाया है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, यानी जिसके आगे टू लगा रहेगा वो नॉन फाइनाइट। टू रन क्या होगा? नॉन फाइनाइट। टू वॉक, Non-finite. टू स्लीप, Non-finite. टू ईट। Non-finite. बात समझ आ रही है? ऐसे आपको हजारों वर्ब हैं जो नॉन फाइनाइट बन जाएंगे। तो ये याद नहीं रखना है कि ये क्या हो जाएंगे, नॉन फाइनाइट नहीं। जो नॉन फाइनाइट बन रहा है वो फाइनाइट भी बन सकता है अगर सब्जेक्ट उस पर प्रभाव छोड़ रहा है। क्लियर है? तो पहचानने के लिए अगर सेंटेंस में आपके टू लगा हुआ है, टू के बाद में आया है वर्ब, तो क्या हो जाएगा वो? नॉन फाइनाइट। अब डाउट नहीं है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह पढ़ना है भाई, तब जाकर मजा आएगा। डाउट एक भी नहीं होना चाहिए। डाउट हुआ यानी पढ़ाई गड़बड़। ठीक है? अब कल आपको खुद से बना के लाने हैं और लिख के लाने हैं कि फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट कौन से लाना है। ठीक है? 10 एग्जाम्पल लेके आने हैं। ठीक है? अपने से मैं सेंटेंस भेज दूंगा ग्रुप में और वहां से आपको क्या करना है? बनाना है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है।